तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल हम मगध साम्राज्य देख रहे थे। मगध साम्राज्य में हमने सिर्फ दो ही वंश देख पाया था। ठीक है, हमने कहां से स्टार्ट किया था? हर्यक वंश से स्टार्ट किया था। हर्यक वंश पढ़ा था और हमने शिशुनाग वंश पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? नंद वंश। कौन सा वंश देखेंगे? नंद वंश। तो कल की क्लास को रिलेट करते हुए आगे पढ़िएगा। मैं पुरानी क्लास रिवाइज नहीं करा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे नई क्लास को जोड़ना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नंद वंश का टाइम पीरियड था बच्चों, वो 344 बीसी से स्टार्ट होता है और 322 बीसी तक रहता है। खासियत ये है नंद वंश की, ध्यान से समझिएगा। नंद वंश की खासियत ये है कि ये 22 वर्षों तक शासन करते हैं। कितने वर्षों तक करते हैं? 22 वर्षों तक शासन करते हैं। 22 वर्षों तक शासन करते हैं। लेकिन बुराई वाली बात क्या? देखिए, 22 वर्षों तक शासन तो करते हैं, लेकिन बुराई वाली बात यह है कि इस 22 वर्ष में 9 राजाओं का शासन होता है। यानी राजा बहुत ज्यादा अस्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है? राजा बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। सुनते चलेगा, 22 वर्षों तक शासन करते हैं। 22 वर्ष में कितने राजा आते हैं? 9 राजा आते हैं। आपको मैंने बताया था कि नंदीवर्धन कौन से वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहता है। उसको हराकर महापद्मनंद, किसकी बात कर रहा हूं? महापद्मनंद कौन से वंश की स्थापना करते हैं? तो महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? नंद वंश की। और जब महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना करते हैं तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। इसमें दो ही राजा इंपॉर्टेंट है। एक आपको महापद्मनंद अच्छे से पढ़ना है और दूसरा आपको घनानंद अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, महापद्मनंद और घनानंद। ठीक है, देखिए महापद्मनंद के संदर्भ में कुछ बातें। महापद्मनंद को भार्गव कहा गया है। क्या कहा गया है? भार्गव। भार्गव का मतलब होता है परशुराम। क्या होता है? परशुराम। तो महापद्मनंद खुद को क्या बोले हैं? परशुराम। इसको सर्व छत्रांतक कहा गया है, यानी सर्व छत्रांतक कहा गया, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या कहा गया है? क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। अच्छा, एक और एक चीज कहा, इसे शूद्र शासक कहा गया है। क्या कहा गया है? शूद्र शासक। तो बच्चों आपको 3 चीज याद रखनी है महापद्मनंद के संदर्भ में कि पहला क्या है? इसे क्या कहा गया है? इसे भार्गव कहा गया है, परशुराम कहा गया। दूसरा, इसे क्या कहा गया है? सर्व छत्रांतक कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, ये आज का चीज नोट करते हुए चलेगा। और तीसरा क्या कहा गया है? शूद्र शासक है। ये आपकी बुक में नहीं है। तो भार्गव कहा गया है, सर्व छत्रांतक कहा गया है और शूद्र शासक कहा गया। ठीक है, 3 नाम से बोला गया है। कौन सा? शूद्र शासक, सर्व छत्रांतक और भार्गव कहा गया है। इसके साथ साथ इसने 2 चीजों की उपाधि धारण की, एक राट और एक छत्र। 2 उपाधि धारण की, एक राट और एक छत्र। महापद्मनंद ने कितनी उपाधि धारण की है? 2, एक राट और एक छत्र। क्लियर हुआ? क्या क्या बोले? भार्गव कहा गया है, सर्व छत्रांतक कहा गया है, शूद्र शासक कहा गया है और इसने 2 उपाधि धारण की है, एक राट और एक छत्र। ठीक है बच्चों, जो कलिंग नरेश खारवेल हैं उन्होंने हाथी गुंफा अभिलेख लिखा है। क्या लिखा है? हाथी गुंफा अभिलेख। तो हाथी गुंफा अभिलेख में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, इसका वर्णन है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? महापद्मनंद। इसके बारे में वर्णन किसमें लिखा गया है? तो खारवेल के द्वारा लिखा गया हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख में समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? खारवेल के द्वारा लिखा गया हाथी गुंफा अभिलेख, जिसमें कलिंग पर विजय प्राप्त की है किसने? महापद्मनंद ने ये लिखा है। दूसरी बात, एक और बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो महापद्मनंद ऐसा राजा है जिसने नहर का निर्माण कराया। तो नहरों का निर्माण का प्रथम साक्ष्य या प्रथम बात कहां पे दिखता है? महापद्मनंद के टाइम पीरियड में दिखता है। तो नहरों का निर्माण किसने कराया है? महापद्मनंद ने। तो महापद्मनंद के संदर्भ में आप बातें याद करो। पहला क्या बोला गया? इसको बोलो, जोर से बोलो, क्या बोला गया है? दूसरा, सर्व छत्रांतक। इसका मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। और क्या कहा गया है? शूद्र शासक। इसने कौन सी उपाधि धारण की है? तो इसने 2 उपाधि धारण की है बच्चों। उपाधि कौन कौन सी धारण की है? तो 2, एक राट और
एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की है। और कहीं कहीं पे कुछ किताबों में विराट भी मिलता है। क्या मिलता है? विराट। विराट की भी उपाधि धारण की है। तो विराट, एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण की है? महापद्मनंद ने धारण की। याद रहेगा इतना। बच्चों आपको पता होगा कि व्याकरण, अष्टाध्यायी एक व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, जिसके रचयिता कौन है? पाणिनि। कौन है? तो कहा जाता है इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, कि जो पाणिनि थे वो महापद्मनंद के मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में जो संस्कृत के व्याकरण लिखा है वो किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। तो पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्मनंद के मित्र थे। महापद्मनंद के संदर्भ में अगर प्रश्न आएगा नंद वंश से तो इतने ही प्रश्न बन सकते हैं और इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। 5 से 6 फैक्ट आपको याद रखना है महापद्मनंद के संदर्भ में। ठीक है। नंद वंश का मतलब क्या होता है? 9 राजाओं का शासन। कितने वर्ष तक शासन हुआ है? 22 वर्ष तक हुआ है। संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है। अंतिम शासक कौन है बच्चों? तो अंतिम शासक है घनानंद। बच्चों ये जो अंतिम शासक घनानंद रहते हैं इनके बारे में एकदम छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट उतना बताएंगे। घनानंद एक ना अकुशल शासक रहता है। कैसे शासक रहता है? अकुशल शासक रहता है, पहली चीज। और अकुशल शासक होने के साथ साथ बच्चों ये क्रूर शासक रहता है। कैसा शासक रहता है? क्रूर शासक रहता है। इसकी कुछ नीतियां जो जनता के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। तो विष्णुगुप्त चाणक्य जो रहते हैं, चाणक्य की बात करो, चाणक्य प्रारंभ में इनके सलाहकार गुरु रहते हैं। क्या कौन रहते हैं? सलाहकार गुरु रहते हैं। तो क्या होता है, किसी वजह से सलाहकार गुरु और घनानंद के बीच लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेके, और तो चाणक्य को वो राज्य से निकाल देते हैं। तो चाणक्य उस समय ये शपथ लेता है कि मैं अपने सिर की चोटी तब तक नहीं बांधूंगा। पहले सिर में चोटी रखने का काम करते थे गुरु और अमात्य वर्ग के लोग। तो बोले कि सिर की तब तक चोटी नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंद वंश को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दूंगा। तब चाणक्य क्या करते हैं? चाणक्य इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य को खोजते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य से जब मिलते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय उम्र मात्र बाल उम्र रहती है, मतलब 10 से 12 साल की उम्र रहती है, और उसको तैयार करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद पर मतलब आक्रमण करता है और घनानंद को हरा करके क्या करता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है। कुछ कहानियों में या कुछ वेब सीरीज में यह बताया गया है कि जो घनानंद के दूसरे गुरु बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे गुरु रहते हैं उनकी एक पुत्री रहती है। उस पुत्री और चंद्रगुप्त के बीच प्रेम रहता है। तो क्या होता है, गुरु के कहने पे उनकी जो पुत्री रहती है गुरु की, वो विवाह कर लेती है घनानंद से, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य और बिलख जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य किससे युद्ध लड़ता है? घनानंद से युद्ध लड़ता है। और पुत्री ये डिसीजन अपने पिताजी के कहने पे लेती है, इसलिए बाद में जाके पुत्री क्या करती है? पुत्री बाद में जाके जैन भिक्षु बन जाती है। क्या बनती है? जैन भिक्षु बन जाती है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो पूरा भारत को जीतने के बाद अंतिम समय में खुद चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनता है पहले, और जैन भिक्षु के बाद क्या होता है? अपना शरीर त्यागता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वो जैन भिक्षु बनता है और संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करता है गोमतेश्वर समणवेल गोला में। संलेखना कौन सी विधि है? तो संलेखना विधि में क्या है? देखिए, दो, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर जो व्यक्ति रहते हैं, दिगंबर का अनुकरण करने वाले, वो संलेखना विधि से शरीर त्यागते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको अनुकरण करता है? दिगंबर। मतलब अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद अंत समय में वो सबसे कठोर तरीके से अपने किए गए पूरे जीवन के जो भी कर्म रहते हैं उसको इस तरीके से मतलब एंड अप करता है, खत्म करता है। इस तरीके से मौर्य वंश की फिर उसके बाद मतलब घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश जो है बच्चे उसको हम पढ़ेंगे कल, तो मतलब अगले लेक्चर में। आज जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, इसके बाद फिर से पढ़ेंगे, एक देखेंगे क्या होने वाली है पिक्चर। बच्चों जब घनानंद आता है, घनानंद क्यों इंपॉर्टेंट है? घनानंद के टाइम की बस एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि घनानंद के टाइम में ही 326 बीसी में 326 बीसी में सिकंदर का भारत आक्रमण होता है। क्या होता है? सिकंदर का भारत आक्रमण होता है। सिकंदर का भारत आक्रमण होता है, याद रहेगा। 326 बीसी में सिकंदर का भारत आक्रमण होता है। अब हम मेन मगध साम्राज्य में हमने कल से क्या देखा? तो मगध साम्राज्य में हमने कल से देखा, सबसे पहले हमने देखा हर्यक वंश। कौन सा वंश?
हर्यक वंश। फिर हमने क्या देखा? शिशुनाग वंश। क्या देखा? शिशुनाग वंश। फिर हमने क्या देखा? नंद वंश देखा। क्या देखा? अब इसका अगला वंश क्या है बच्चों? तो मौर्य वंश है। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश के बीच में एक कहानी आएगी सिकंदर की, तो अब चलिए उसको समझते हैं। ध्यान से समझिएगा ना बच्चों। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखिए बच्चों, ये है भारत। क्या है? और ये भी भारत है, ये भी भारत है, बट वर्तमान में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये ईरान है। बच्चों ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, ये ईरान है। और यहां ये है ग्रीस। क्या है? ग्रीस। आप ये समझिएगा, जब पहली बार इतिहास लिखना प्रारंभ किया गया था, जब हिस्ट्री लिखना प्रारंभ किया गया था, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, तो वो कहां का था? वो ग्रीस का था। जितनी भी सभ्यताओं का विकास साहित्यिक स्तर पे या मेंटल स्तर पे अच्छा हुआ है, वो कहां से हुआ? वो ग्रीस से हुआ है। कहां से हुआ है? कहानी में और थोड़ा ट्विस्ट है। एक एजुकेशन सेंटर बच्चों यहां है, एक एजुकेशन सेंटर यहां है, एक एजुकेशन सेंटर बच्चों यहां है, और इस एजुकेशन सेंटर में सबसे ज्यादा यहां के लोग हैं। सुनिए, ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये है ख्वारिज्म, और ये यहां पे जितने भी ग्रीस के लोग, देखिएगा सिकंदर के संदर्भ में, सिकंदर के पिता का नाम है फिलिप। क्या नाम है? और मैकदोनिया या मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के राजा कौन थे? फिलिप थे। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के राजा कौन थे बच्चों? फिलिप थे। मैसिडोनिया के राजा फिलिप थे। और सिकंदर के गुरु जो थे, सिकंदर का जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? बताइए। सुकरात। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ये अरस्तु के गुरु कौन है? मत जानो, मैं क्यों बताऊं। सिकंदर है, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। देखो, अरस्तु वो व्यक्ति है जिसने चीजों को, राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाना चाहा, मनुष्य के अंदर, राजा के अंदर बौद्धिक विकास किया। अरस्तु की शिक्षा की से ही सिकंदर प्रभावित होकर सिकंदर ने अपने जीवन में ये कसम खाई कि मैं विश्व जीतूंगा और विश्व विजेता बनूंगा। यानी विश्व विजेता बनने के संदर्भ की कहानी कहां से चालू हुई? सिकंदर से चालू हुई। अब सुनिएगा, आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, सब कुछ जुड़ेगा ना, पिक्चर चल रही है, ये टाइम लेगा। मैं ये बोला मैसेडोनिया के राजा फिलिप है, फिलिप के बेटे का नाम क्या है? सिकंदर है। सिकंदर का गुरु क्या है? अरस्तु है। सिकंदर अपने जीवन में क्या करना चाहता है? विश्व विजेता बनना चाहता है। इसके लिए वो आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। वो स्पेशली पहले जाएगा मध्य एशिया जीतना चाहेगा। क्या जीतना चाहेगा? मध्य एशिया जीतना चाहेगा। और उस एशिया को जीतते जीतते वो करेगा। अब ये क्या होगा? धीरे से फिर कहां जाएगा? धीरे से ये जाएगा, हाँ, धीरे से जाएगा ईरान जाएगा। कहां जाएगा? ईरान जाएगा। और ईरान से होते हुए भी कहां जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से होते हुए कहां आएगा? भारत आएगा। इस तरीके की उसकी यात्रा रहने वाली। वो कहां जाएगा? यहां से ईरान जाएगा। ईरान से कहां जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कहां आएगा? भारत। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी दो चीज जुड़ी है बच्चों। मैंने आपको बताया है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के बाद विदेशी आक्रमण होंगे भारत में। क्या होंगे? विदेशी आक्रमण। भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी जो होगा बच्चों, वो होगा ईरानी साम्राज्य का। किसका होगा? ईरानी साम्राज्य का। पहला आक्रमण कहां से होगा? ईरानी साम्राज्य के द्वारा। ईरानी साम्राज्य में बच्चों एक हकमनी वंश था। कौन सा वंश था? हकमनी वंश। और हकमनी वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय। कौन था? साइरस द्वितीय।
और हकमनी वंश में जो आगे के राजा आएंगे, एक राजा का नाम होगा दारह बहु। क्या नाम होगा? दारह बहु। ये ऐसा पहला राजा होगा पूरे भारतीय इतिहास में, पहला राजा होगा विदेश का जो भारत पे आक्रमण करेगा, और भारत में आक्रमण करेगा और कंबोज और कांधार। बच्चों वापस 16 महाजनपद याद करो। सेंटर का जो चीज है वो सेंटर को जीतने में लगा हुआ है, लेकिन 16 महाजनपद में मैंने कंबोज भी बताया है, गांधार भी बताया है, तो बीच का आदमी वहां नहीं पहुंच पाया, तो वहां के क्षेत्र को बाहर का आदमी जीतना चाह रहा है। यही तो है, यहाँ का आदमी यहाँ के क्षेत्र को जीतना चाह रहा है, यहाँ के क्षेत्र को जीतना पाए। हम तो यहाँ पे अभी मगध तो यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे व्याप्त है, लेकिन यहाँ का क्षेत्र कौन जीतेगा? तो बाहर का आदमी यहाँ का क्षेत्र जीत लिया। समझ में आया कि नहीं आया? जब ये दारा बहु ने कंबोज और कांधार को जीता, दारा बहु के बाद एक राजा आता है दारा तृतीय। क्या आता है? राजा का नाम दारा तृतीय। दारा तृतीय, इस दारा तृतीय को 331 बीसी, ध्यान से सुनिएगा, कब? 331 बीसी में हराता है। कौन हराता है? सिकंदर हराता है। किसको हराता है? दारा तृतीय को, और ओरवेला का युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाता है? ओरवेला का युद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनिएगा कहानी ध्यान से। भारत में पहली बार विदेशी आक्रमणकारी कौन है? ईरानी साम्राज्य। ईरानी साम्राज्य में कौन सा साम्राज्य? हकमनी वंश। हकमनी वंश का संस्थापक कौन है? साइरस द्वितीय। हकमनी वंश में जो इंपॉर्टेंट राजा कौन सा है? दारा बहु, जिसने क्या पहली बार सफल आक्रमण किया। सफल आक्रमण करके किसको जीता? कंबोज और कांधार को जीता। लेकिन दारा बहु के बाद अगला राजा, दो राजा बनते हैं, जिसमें फिर अगला राजा कौन सा बनता है? दारा तृतीय बनता है। दारा तृतीय को कौन हराएगा? तो दारा तृतीय को हराएगा सिकंदर। सिकंदर हरा देगा दारा तृतीय को। और कौन से युद्ध में हराएगा? ओरवेला के युद्ध में हराएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ईरानी साम्राज्य को कौन समाप्त करेगा? सिकंदर। और कौन सा साम्राज्य लेके आ जाएगा? यूनानी। तो अगला विदेशी आक्रमण के लिए अगला जो रहेगा वो कौन सा होगा? यूनानी आक्रमण रहेगा। कौन सा आक्रमण रहेगा? यूनानी आक्रमण। और रास्ता समझिएगा यूनानी आक्रमण का। यूनानी आक्रमण पहले जाएंगे मध्य एशिया। कहां जाएंगे? मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद बच्चों कहां जाएंगे? ईरान। ईरान के बाद कहां जाएंगे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद कहां जाएंगे? अफगानिस्तान बोले तो भारत, बोले तो भारत। अब भारत के अंदर जब प्रवेश करेगा तो ध्यान सुनिएगा, सिकंदर भारत के अंदर खैबर दर्रे के माध्यम से प्रवेश करेगा। किस दर्रे से? खैबर दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही भारत के अंदर प्रवेश करेगा सिकंदर जैसे भारत के अंदर प्रवेश करेगा तो भारत में राजा रहेगा, पंजाब का राजा, पंजाब कश्मीर का राजा रहेगा पोरस। पोरस के साथ किसका युद्ध होगा? तो पोरस के साथ युद्ध होगा सिकंदर का। किसका युद्ध होगा? सिकंदर का युद्ध होगा। पोरस के साथ सिकंदर के दो युद्ध होंगे, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। इस युद्ध में पहले युद्ध में कौन जीतेगा? पोरस जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? पोरस जीत जाएगा। और दूसरे युद्ध में कौन जीतेगा? दूसरे युद्ध में सिकंदर जीतेगा। कहानी अभी खत्म नहीं है बच्चों, सिकंदर जीतेगा दूसरे युद्ध में। और क्या होगा? इस जो युद्ध रहेगा, इस युद्ध को एक स्पेशल चीज कहा जाएगा, हाइडे स्पीच का युद्ध। कौन सा? हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? इस दौरान बच्चों जब सिकंदर मध्य एशिया, देखो सिकंदर यूनान से कहां गया? मध्य एशिया। मध्य एशिया से कहां गया? ईरान गया। ईरान को हराया। ईरान के बाद वो कहां गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बच्चों तक्षशिला, तक्षशिला में एक राजा बैठा होगा, जिस राजे का नाम होगा आम्भी। आपकी बुक में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो अभी लिखा है, वो आम्भी है। कौन सा है? आम्भी। वो राजा कौन सा होगा? आम्भी। अब ये आम्भी और सिकंदर क्या होगा? आपस में लड़ाई करने के लिए आएंगे, लेकिन आम्भी और सिकंदर आपस में मित्रता कर लेंगे, और आम्भी सिकंदर से वादा करेगा कि मैं भारत के विजय में आपकी मदद करूंगा। आप इधर ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, वो बुक में सब मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं चीजें पहले पकड़वा रहा हूं। यूनानी आक्रमण कहां हुआ है? मध्य एशिया के बाद कहां हुआ है? ईरान के बाद कहां हुआ है? अफगानिस्तान में किसको जीता है? कंबोज और कांधार को। किसको हरा के? ईरान को हरा के, क्योंकि ईरान उन दो क्षेत्र को जीता था। तीसरा क्षेत्र कौन था? तक्षशिला। तक्षशिला में कौन बैठा था? आम्भी। सिकंदर किस पे अटैक किया? आम्भी पे। आम्भी सिकंदर से क्या कर लिया? दोस्ती, बोला भारत विजय में आपकी मदद करेंगे, दे दिया मदद नीचे की तरफ। पोरस से पहला बार युद्ध कौन जीता? पोरस। दूसरा बार युद्ध सिकंदर, सिकंदर जीत गया। 19 माह तक भारत में रहा। और क्या हुआ बच्चों? सिकंदर की जो सेना थी, इतने सारे युद्ध चीज में आई थी तो थक चुकी थी, और उसी दौरान
कुछ सेना के कुछ लोगों को हैजा या प्लेग जैसी बीमारी हो गई, तो सिकंदर मैक्सिमम पुरुषरणी नदी यानी रावी नदी के तट तक आया और उससे वापस लौटना चालू हुआ। जो ये युद्ध हुआ था बच्चों, ये झेलम नदी पे हुआ था। कौन सी नदी पे? इसे वितस्ता युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? इसे वितस्ता युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पीस युद्ध कहते हैं। इसे कौन सा युद्ध कभी कहा जाता है? वितस्ता युद्ध, हाइडेस्पीस युद्ध। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ बच्चों? मैं कुल मिला के आपको ये बता रहा हूं कि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया है तो कहां किससे लड़ा है? पोरस से लड़ा है। और जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया है तो कौन सा राजा बैठा है? तो राजा बैठा है घनानंद। कहां पे बैठा है? मगध में। तो मैं आपको कहानी कहां की बता रहा हूं, मैं कहानी आपको इसमें समझिएगा। देखिए, राजा जो है वो यहां बैठा है और भारत जो कंट्रोल हो रहा है वो कहां से कंट्रोल हो रहा है? मगध से कंट्रोल हो रहा है। मगध में कौन बैठा है? घनानंद बैठा है। कौन बैठा है? घनानंद बैठा है। लेकिन सिकंदर कहां तक एंट्री ले लिया है? सिकंदर रावी नदी के तट तक आया। यहां तक आने के बाद क्या होता है बच्चों? पोरस से वो बहुत खुश होता है कि पोरस तुम शक्तिशाली राजा हो, तुमने मुझे एक बार युद्ध में हराया है। तो वीरता के तहत क्या करता है कि 19 महीने रहने के बाद उसको उसका क्षेत्र दे देता है और एक फिलिप नाम का एक और आदमी रहता है, उसको कार्यभार में उसका क्षेत्र देके वापस लौट जाता है। इस दौरान सिकंदर क्या करता है? सिकंदर जब वापस लौटता है ना तो बहुत सारे युद्ध लड़ते हुए लौटता है। युद्ध लड़ते हुए ऐसे लौटता है, पहुंचता है यूनान। जब युद्ध लड़ते हुए लौटता है तो एक युद्ध के दौरान उस घायल हो जाता है और घायल होने के दौरान वो 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोनिया के पास उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या होगा सोचिएगा। सिकंदर के दो सेनापति, बच्चों ये पूरा आधार है ना आगे के इतिहास का। सिकंदर के दो सेनापति होते हैं। एक सेनापति होता है वो जल सेनापति होता है। कैसा सेनापति होता है? जल सेनापति होता है। और एक जो होता है वो स्थल सेनापति होता है। बच्चों, जो जल सेनापति होता है उसका नाम होता है नियार्कस। क्या नाम होता है? नियार्कस। क्या नाम होता है? नियार्कस। और जो स्थल सेनापति होता है बच्चों, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हेलेना के पिताजी का नाम क्या था? अरे अभी तो मुझे याद था, सेल्यूकस निकेटर। कौन रहता है? सेल्यूकस निकेटर रहता है। अब बच्चों समझिएगा, जहां जहां अरे हो जा भाई, देखो जब यहां से वापस आता है तो जिन जिन रास्तों से आता है तो सेल्यूकस निकेटर को इस स्थान पर बैठा देता है और नियार्कस इस स्थान पर बैठ जाता है। नियार्कस इस स्थान पर बैठ जाता है, मतलब दो हिस्सों में टूट जाता है। जितना पूरा उसका हिस्सा रहता है, इस साइड कौन हो जाता है? सेल्यूकस निकेटर। और इस साइड कौन हो जाता है? नियार्कस। और सेल्यूकस निकेटर फिर अगेन लाहौर, पेशावर, गांधार, कंबोज सब जगह आक्रमण करता है। आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीतने का प्रयास करता है। लेकिन राजा उसमें सेंटर में कौन रहेगा? राजा रहेगा सेंटर में मौर्य वंश। मौर्य वंश आ जाएगा ना, क्योंकि समाप्त हो जाएगा। मगध में कौन? नंदीवर्धन के बाद कौन आया? महापद्मनंद, घनानंद। घनानंद समाप्त हो गया, कौन आ जाएगा? मौर्य वंश। जब इधर मौर्य आएगा तो मौर्य की लड़ाई होगी, मौर्य वंश की लड़ाई होगी। किससे? मौर्य वंश की लड़ाई होगी सेल्यूकस निकेटर से। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के 3 युद्ध होंगे। तीनों युद्ध में ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, अंत में दोनों मैत्रीवत संबंध हो जाएगा। तो क्या होगा? 5 जगह हैं जिनको सेल्यूकस निकेटर किसको दे देगा? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य अपना यहां से लेकर यहां तक शासन को बढ़ा लेगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये पिक्चर का एक पहलू है, पिक्चर का दूसरा पहलू ही बताएंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छा, स्थल से सेल्यूकस निकेटर कहां पे करेगा शासन? तो ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक इत्यादि क्षेत्रों पे कौन रहेगा? सेल्यूकस निकेटर। और ये उधर के क्षेत्रों पर रहेगा जो यूनान के पास के क्षेत्रों में रहेगा। यूनान के पास के क्षेत्रों में रहेगा। फारस क्षेत्र में कौन बैठेगा? जल सेनापति नियार्कस बैठेगा। ये क्लियर हुआ? इसकी पिक्चर क्लियर हो गई। अब अगली पिक्चर एक और समझ लेते हैं बच्चों।
बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा ना। देखो, दो हिस्सों में तोड़ूंगा चीजों को। भारत का इतिहास पूरा कनेक्ट कर रहा हूं ना बच्चों। सबसे पहले भारत में आया पाषाण काल, फिर भारत में आया सिंधु घाटी, फिर भारत में आया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में दो, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। बच्चों इसके बाद आया महाजनपद काल। क्या आया? महाजनपद काल। महाजनपद काल ध्यान से सुनिएगा, महाजनपद काल आया तो महाजनपद में कितने महाजनपद आए? 16 महाजनपद आए। 16 महाजनपद से कितने महाजनपद निकल के आए? सेंटर भारत के संदर्भ में दो शक्तिशाली महाजनपद निकल के आए। कौन कौन से? पहला आया मगध और दूसरा आया अवंती। और मगध और अवंती में हुआ लड़ाई तो जीता कौन? मगध। अच्छा, मगध जीता तो यहां पे कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। फिर कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। फिर कौन सा वंश आया? नंद वंश। और फिर कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। इसको एक बॉक्स में बंद कर, ये हुआ। लेकिन अब ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे कौन सा, अब किसकी बात करेंगे? सीधे मगध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? महाजनपद में हम मगध की बात करेंगे। मगध आया तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो अब देखो ऑर्डर में चलोगे तो कहां तक चलो? सिर्फ नंद वंश तक चलो। आप ऑर्डर में है ना, कंटिन्यू हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। बच्चों आप समझिएगा, यहां तक पिक्चर क्लियर हुई। और देखो यहां तक की पिक्चर में क्या आपको याद रखना है, यहां तक की पिक्चर में, नंद वंश तक की पिक्चर में 344 बीसी से लेके 322 बीसी तक की कहानी नंदवंश। अब यहां को छोड़ो, अब आ जाओ इधर, विदेशी आक्रमण। याद रखना बच्चों, भारत में सबसे पहली बार विदेशी आक्रमण जो थे वो ईरानी थे। कौन थे? ईरानी आक्रमण। कैसे आक्रमण थे? विदेशी आक्रमण थे। कौन सा राजा है? दारा बहु। याद आया? दारा बहु सबसे पहले आक्रमण करता है। कहां? तो हो सकता है वो इस टाइम में किया, इधर नंद में नहीं, इस टाइम में जब हर्यक वंश और शिशुनाग वंश चल रहा। ठीक है, अब क्या हुआ? ईरान के बाद कौन सा आया? इन ईरानियों को कौन हराएगा? अरे यूनानी हराएंगे ना, यूनानी आक्रमण। सिकंदर अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? ईरान पे। तो अटैक करेगा तो किसको हराएगा? दारा तृतीय को हराएगा। किसको हराएगा? दारा तृतीय को हराएगा। दारा तृतीय को हराएगा। कौन से? 331 बीसी। टाइम भी मैं बता रहा हूं, 331 बीसी। यानी जब यहां पे शिशुनाग वंश चल रहा था, कहां पे? इंडिया में। तब यूनानी आक्रमण दारा को हराता है। कौन? सिकंदर। कौन हराएगा? सिकंदर। ऐसी समझते चलना है बच्चों, आगे कभी कहानी जुड़ेगा। सिकंदर हरा रहे किसको? दारा तृतीय को हरा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? अब सिकंदर आया है। सिकंदर आएगा यूनानी आक्रमण, तो कब आएगा? नंद वंश के टाइम में आएगा। कब आएगा? तो सिकंदर का आगमन समझिएगा बच्चों 326 बीसी में होता है। कब होता है? 326 बीसी में। और किससे लड़ाई होती है? पोरस के राजा से। किससे लड़ाई होती है? पोरस के राजा से। बच्चों सिकंदर के दो उत्तराधिकारी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर का लड़ाई होगा किससे? मौर्य वंश। किससे लड़ाई होगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। जब सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से होगी तो क्या होगा? विनर कोई नहीं होगा। तो ये पूरा युद्ध किसमें बदल जाएगी? मैत्री का संबंध में बदल जाएगा। यानी कि विदेशी आक्रमणकारी चुप हो जाएंगे, अब अटैक नहीं करेंगे। अब समझिए पिक्चर का एक पहलू हुआ। ये है पिक्चर का इंटरवल के पहले पार्ट 1। इंटरवल के बाद क्या होगा देखिए। देखो अभी तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, इसके बाद मैपिंग बताऊंगा।
मैपिंग से आपको क्लियर हुआ। इंटरवल के बाद क्या होगा, तो इंटरवल के बाद देखो यहां मौर्य वंश था अंतिम, वहां पे मौर्य वंश के बाद चालू हो जाएगा बच्चों मौर्योत्तर वंश। कौन सा वंश चालू होगा, मौर्योत्तर वंश। मौर्योत्तर वंश में ध्यान दीजिएगा, मौर्योत्तर वंश में बच्चों यहां होगा शुंग वंश। कौन सा वंश, फिर होगा कौन सा, कण्व वंश। कौन सा वंश, और फिर होगा सातवाहन वंश। कौन सा वंश, सातवाहन वंश। फिर होगा वाकाटक वंश। कौन सा वंश, ये सभी वंश जो हैं बच्चों, ये सब मौर्योत्तर काल के वंश है। कैसे वंश है, मौर्योत्तर काल के वंश। थोड़ा सा और सुनिएगा बच्चों, इसके पहले जो काल रहा है इसमें प्रकृति की पूजा होती थी। मतलब लोग सिर्फ हर वो चीज जो जीवन जीने में सहायक है उसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा हुई, फिर इंद्र देवता आए, ऐसे हुआ। फिर उसके महाजनपद काल में क्या गया, जैन बौद्ध आ गया। ये जैन बौद्ध समाप्त होगा, खत्म होगा, और खत्म होगा वापस से वैदिक धर्म लेके आएगा शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग। कौन लेके आएगा, पुष्यमित्र शुंग लेके आए। कहानी चल रही है, शुंग कर्ण सातवाहन, सातवाहन कर्ण और शुंग दोनों को हरा करके अपना एक क्या स्थायित्व बना लेते हैं, और वाकाटक, इस तरीके का चीज चलते रहता है। कहां पे, भारत के अंदर मगध वाले क्षेत्र के आसपास। भारत के बाहर की कहानी नहीं बता। अब भारत के बाहर क्या चलेगा, भारत के बाहर, अरे यार मैप कहां गया, हाँ देखो एक ये मैप दिख रहा है, ये भारत के अंदर की कहानी में क्या चल रहा है यहाँ पे अभी, मौर्योत्तर वंश। लेकिन इधर के जो क्षेत्र है ये खाली क्षेत्र है, इसको विदेशी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा देखिए, विदेशी आक्रमण में बच्चों, विदेशी आक्रमण में दो जगह से लोग आएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ना। एक आएंगे मध्य एशिया से, और एक आएंगे चीन एवं उत्तर भारत। यहां से दो व्यक्ति आएंगे मध्य एशिया से। एक का नाम है हिंद यवन, इंडो बैक्टीरिया। क्या नाम है, हिंद यवन। एक का नाम क्या है, हिंद यवन। और दूसरे का नाम है बच्चों पर्थियन। क्या नाम है, पर्थियन। दूसरे का नाम क्या है, पर्थियन। पर्थियन या पलहव। अभी सुनिएगा, कहानी में ट्विस्ट है ना। चीन की तरफ से आएंगे शक, कुषाण, हूण। समझ आया, देखो अभी नहीं समझ में आया, समझ में आएगा अभी। बच्चों इस क्षेत्र में क्या है पता है, इस क्षेत्र में सबसे पहले यहां पर देखना ना, शुंग, कण्व, सातवाहन, और इसके बाद इस वाले पूरे क्षेत्र में, ये समझ में आया। ये देश के अंदर की कहानी। जब देश के अंदर में ये चल रहा है, ये कहानी कब आई है, ये कहानी आई है मौर्य वंश जब समाप्त हो गया है। मौर्य वंश जब समाप्त हो गया, क्योंकि मौर्य वंश के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटा से युद्ध करके मामले को शांत कर दिया। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य सबसे स्ट्रांग हो गया। अब कौन वंश आ गया, मौर्योत्तर वंश आ गया। मौर्योत्तर वंश में शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक अंदर संघर्ष कर रहे हैं अपनी अपनी सत्ता बनाने के लिए। ठीक है, बाहर की तरफ से कौन आएगा, तो बाहर की तरफ से दो जगह से लोग आएंगे, हिंद यवन और पार्थियन। समझ आया, कौन कौन आया, हिंद यवन और पार्थियन। प्लीज बच्चों इसको ध्यान से समझना, नहीं मिलेगा भाई ये जो चीज मैं बता रहा हूं। जिसको इतिहास की समझ बहुत ज्यादा अच्छे से होगी वही बता पाएगा। देखो यहां पे ना 20 ट्राइब्स हुआ करती थी बच्चों। कितने ट्राइब्स हुआ करती थी, 20 ट्राइब्स हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारी ट्राइब्स में तीनों, मतलब इन सभी ट्राइब में 3 ट्राइब निकल के आई। वो ट्राइब कौन कौन सी थी, तो एक ट्राइब का नाम था शक, एक ट्राइब का नाम था कुषाण, एक ट्राइब का नाम था हूण। क्या नाम था, हूण। शक, कुषाण और हूण। अब ये शक, कुषाण और हूण जब निकल के आए ना, तो ये कैसे सोचे, ये सोचे यहां से निकले, ये सोचे कि हम मध्य एशिया जीतेंगे, मध्य एशिया जीतेंगे, मध्य एशिया जीतेंगे। तो कुछ लोग कहां चले गए, मध्य एशिया चले गए। कुछ लोग कहां गए, घूम गए भारत के साइड।
अभी बताओ भारत के साइड कौन आए, तो ये 3 आए और ये 2 आए, 5 आक्रमणकारी अभी और 2 आक्रमणकारी पहले, ईरानी और यूनानी। समझ आया कि नहीं समझ आया? अरे पिक्चर चल रही ना, जोड़ना है अपने को। ये कब आए हैं? ये आए हैं कब? ये आए हैं मौर्योत्तर काल के टाइम में। कब आए हैं? मौर्योत्तर काल के टाइम। अब आगे आगे कहानी सुनो। ऐसी में क्या होगा, हिंद यवन में ये सबसे खतरनाक निकलेंगे, कुषाण। सबसे खतरनाक कौन निकलेगा? कुषाण। अभी कहानी में फिर ट्विस्ट आएगा। ये कुषाण जो है, कुषाण किसको हराएंगे? पार्थियंस को हराएंगे और हिंद यवन को हराएंगे। और भारत की तरफ कौन एग्रेसिवली आगे बढ़ेगा? तो उधर ये जो शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक ये समाप्त होते जाएंगे और किसका प्रभाव बढ़ता जाएगा? कुषाणों का प्रभाव बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक, जैसे मान लीजिए कोई एक मंत्रिमंडल है बच्चों, बस जैसे मान लीजिए आपके यहाँ के पीएम है, पीएम के नीचे कैबिनेट मंत्री है 6 लोग, कैबिनेट के नीचे 22 लोग 23 लोग मंत्रिमंडल में है और मंत्रिमंडल के नीचे मंत्रिपरिषद है। तो ऐसे, तो जो आपका कैबिनेट मंत्री है ना और या मंत्रिमंडल, ये आपके सामंत कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? किसी भी राजनीतिक सत्ता में एक मेन आदमी के समक्ष होने वाले मंत्रिमंडल में बैठने वाले समस्त लोग क्या कहलाते हैं? अमात्य लोग क्या कहलाते हैं? उसके सामंत कहलाते हैं। तो कुषाण के सामंत निकलेंगे गुप्त। कुषाण के सामंत क्या होंगे? कुषाण के सामंत क्या होंगे? गुप्त। और गुप्त इतने खतरनाक होंगे कि कुषाण को ही हरा देंगे और कुषाण की सत्ता को समाप्त कर देंगे और अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। तो ना शक आए, ना हूण आए, ना हिंद आए, ना पार्थियन आए, गुप्त बैठ गए। गुप्त की एंट्री हो गई। तो यहां पे कौन सा वंश आ गया? इसके बाद गुप्त वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? गुप्त वंश आ गया। अब देखो, ये गुप्त इतने खतरनाक होंगे कि गुप्त, इनको तो कौन निपटा दिया है? कुषाणों ने निपटा दिया इनको। अब ये क्या करेंगे? शक को हराएंगे, हूण को हराएंगे। शक को हराएंगे और हूण को हराएंगे। और गुप्त अपने आप में बहुत स्ट्रांग, गुप्त बहुत समृद्धशाली हो जाएंगे। समृद्धशाली हो जाएंगे। कैसे समृद्धशाली होंगे बताते हैं आपको। अब देखिए गुप्त कैसे समृद्धशाली होंगे, तो देखिएगा। गुप्त के पास खुद का साहित्य, कुषाणों से, अब देखो सबसे क्या है, कुषाणों से वो सीखेंगे मूर्ति कला, गांधार शैली, मथुरा शैली, सातवाहन से सीखेंगे अमरावती शैली। कौन सीखेंगे? गुप्त। तो गुप्त में क्या आ गया? साहित्य का प्रकार आ गया, मूर्ति कला आ गई। अभिलेख कहां से उठाएंगे? तो अशोक ने अभिलेख लिखना सिखाया, तो अशोक से अभिलेख उठाएंगे। कुषाण ने बहुत ज्यादा सोने लेके आए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, तो गुप्त पूरा सोने के सिक्के का इस्तेमाल करेंगे। यानी गुप्त पूरी तरीके से फायदे में हो जाएंगे। उनके पहले जितने भी राजा आए थे और वो जो किए थे, हर वो एक चीज को कौन समाहित करेगा? गुप्त। तो गुप्त के पास साहित्य आ जाएगा, गुप्त के पास उचित राजनीति आ जाएगी। उचित राजनीति कहां से मिलेगी? तो मौर्य वंश से मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उससे वो राजनीति अच्छी सीख जाएंगे, प्रशासन अच्छे से सीख जाएंगे। मंदिर वास्तुकला का निर्माण प्रारंभ हो, पहली बार मंदिर वास्तुकला का निर्माण कब चालू होगा? गुप्तों के काल में होगा। क्यों गुप्तों के काल में मंदिर होगा? मंदिर कब बनता है? जब मूर्ति बनती है। अब मूर्ति किससे सीखे? तो मूर्ति कुषाणों ने सिखाया। और कुषाण को मूर्ति कुषाणों के मूर्ति कहां से सीखने को मिला? सिकंदर अपने साइड से यूनान कला लेके आया, ईरानियों ने ईरान कला लेके आए, यवन ने यवन की कला लेके आए। तो पूरी कला का समाहित किस पे आ गया? फायदा किसको मिला? गुप्तों को मिला। तो मूर्ति कला में बहुत सारा चीज का फायदा मिला। मूर्ति को संरक्षित करने के लिए एक भवन बनाए, वही क्या बना दिया? मंदिर का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो मूर्ति कला गए। और इस दौरान बहुत सारे सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के, निष्क, तांबा, सीसा, सब तरीके के सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए बच्चों गुप्त काल को सबसे समृद्ध काल और गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। टीचर्स आपको यह बता देंगे कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन क्यों हुआ उसके पीछे का स्टोरी है। आप समझो ना, आपको दिख रहा ना, ये इस तरीके से हुआ। तो ये जो स्टोरी मैं बताऊं कि ये अभी मैं आपको क्या बताऊं, अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी बताऊं, थ्योरी और बॉक्स से अटैच किया। अब इसका डायग्राम आप समझेंगे। डायग्राम अगर आप ये समझ लेंगे तो आप डायग्राम समझ जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डायग्राम आपको बताया हूं। जैसे यहाँ शुंग, कर्ण, सातवाहन और वाकाटक थे। इसके पहले यहाँ कौन था? मौर्य थे। इसके पहले कौन था? देखो, आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, कल मेरी कोई और टीचर आएगा यहां पढ़ाएगा जो मेरे से बेहतर होगा, और कल उसकी जगह कोई और आएगा जो उससे बेहतर होगा। तो इसके पहले क्या था? मौर्य था। मौर्य के पहले क्या था? 16 महाजनपद, और सब कहां पे थे? सेंटर पे थे। और 16 महाजनपद के पहले क्या था? ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल था, तो उत्तर वैदिक काल था। और ऋग्वैदिक काल तो यहां पे था, सिंधु घाटी की सभ्यता यहां पे थी।
जोड़ते चलेगा ना सब चीज को, पूरा जुड़ेगा ही। समझ आया कि नहीं आया? देखो शुरू से जोड़ते, मैंने कुछ आपको अलग से चीज नहीं बताई। मैं आपको आज बता रहा था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य मेरे को ये बताना था नंदवंश। मैंने नंदवंश से स्टार्ट किया। मैंने महापद्मानंद के बारे में बताया, फिर मैंने किसके बारे में बताया, घनानंद के बारे में। घनानंद के टाइम में एक दिक्कत ये हो जाती है कि सिकंदर आता है, तो हम सिकंदर को पकड़ते हैं। सिकंदर को जब मैंने पढ़ना बताया तो सिकंदर कहां से हुआ, ये सिकंदर के पहले की कहानी क्या है, मैसेडोनिया के राजा फिलिप, फिलिप का बेटा रहता है सिकंदर, सिकंदर का गुरु अरस्तु रहता है, और अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक रहते हैं, और अरस्तु, हेरोडोट्स, ये सब मिलके इतिहास की संकल्पना को जन्म देते हैं। यही सब आपको ख्वारिज में ये सेंटर क्यों बताया, क्योंकि ग्रीस के लोग यहां पढ़ने जाते थे, भारत के लोग तक्षशिला पढ़ने जाते थे। चाणक्य तक्षशिला से पढ़े हैं, चाणक्य तक्षशिला से सीखे, तब वो मौर्य वंश को इतना बड़ा, बहुत बड़ा स्ट्रांग बना पाए। केंद्रीय भारत में केंद्रीय सत्ता स्ट्रांग नहीं थी पहले। सिकंदर आए तो सिकंदर जब आए तो सिकंदर आए तो पहले किसको हराए, ईरानियों को हराए। ईरानियों के बाद किसको हराए, अफगानिस्तान में आम्बी के साथ युद्ध करने को चाहा, लेकिन आम्बी ने मित्रता कर ली। फिर कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। पोरस के साथ 2 युद्ध हुआ, एक युद्ध में कौन जीता, पोरस, दूसरे युद्ध में कौन जीता, सिकंदर। सिकंदर वापस से 19 महीने भारत में रहा। भारत में कितने महीने रहा, 19 महीने भारत में व्यतीत किया, और 19 महीने भारत में व्यतीत करने के बाद चला गया वापस से। जब वापस जा रहा था तो बहुत सारे लोगों को क्या करता, हराते हुए जा रहा था। तो इस दौरान, युद्ध के दौरान उसकी चोट लग गई और बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई। मध्य एशिया, यूनानी आक्रमण, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, खैबर दर्रे से भारत में घुसता है। भारत में पोरस से लड़ता है, पहले युद्ध में पोरस, दूसरे युद्ध में सिकंदर। और क्या होता है, हाइडेस्पीस का युद्ध होता है, वितस्ता का युद्ध होता है, झेलम नदी के तट पे होता है। ये सब कहानियां होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सिकंदर के जो सेनापति, अब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद की कहानी को समझना पड़ेगा। तो सिकंदर के 2 सेनापति, जल सेनापति नियारकस, यूनान के साइड रहता है, फारस के साइड रहता है वो। दूसरा कौन हो गया, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कहां, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक पे बैठा रहता है, और किससे लड़ाई लड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई लड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद 3 युद्ध होते हैं, तीनों युद्ध में कोई नहीं जीतता, ना कोई हारता है। अंत में परेशान होकर दोनों मैत्रीगत संबंध बना लेते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य अपना क्या करता है, साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। साम्राज्य का विस्तार कैसा हो जाता है, साम्राज्य का विस्तार इस तरीके से होता है। इस पूरे क्षेत्र में पूरा क्षेत्र किसका रह जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये पूरा क्षेत्र किसका हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र रहता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जब अशोक आएगा ना बच्चों, तो अशोक क्या करेगा, अशोक इस पूरे क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा, इतना बड़ा भारत हो जाएगा, पूरा बौद्ध धर्म फैल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर के देखो आप समझना कैसे होगा। सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश में केंद्रीय सत्ता मजबूत नहीं, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, नंद वंश आया, छोटे राजा आपस में लड़ रहे हैं। मौर्य वंश आएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, केंद्रीय सत्ता मजबूत। फिर मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर वंश आएगा, फिर केंद्रीय सत्ता कमजोर, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ेंगे, है ना, बाहर का आदमी आक्रमण करेगा, तोड़ेगा, कुषाण आ जाएंगे, ये लोग तोड़ेंगे, फिर आएंगे गुप्त, गुप्त फिर स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर केंद्रीय सत्ता मजबूत हो जाएगी। तो एक तो गुप्त के टाइम में केंद्रीय सत्ता मजबूत होती है, एक मौर्य के टाइम में केंद्रीय सत्ता मजबूत होती है। गुप्त के टाइम तक बहुत सारी चीजें खोज कर ली जाती है, इवॉल्व हो जाती है, इसलिए गुप्त काल कैसा काल होता है, स्वर्ण काल होता है। विदेशी आक्रमणकारी देखिए, पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश कौन, सेल्यूकस निकेटर। ये पिक्चर का पहला पार्ट। पिक्चर का दूसरा पार्ट देखिए, विदेशी आक्रमण 2 साइड से आएंगे, मध्य एशिया से आएंगे, चीन और उत्तर भारत से आएंगे, शक आएंगे, कुषाण आएंगे, हुन आएंगे। सफल कौन होगा, कुषाण। किसको हराएंगे, पार्थियन और हिंदुवन को, लोगों को साइड करेंगे, और भारत पे कौन कब्जा बनाएगा, कुषाण। कुषाण के सामंत कौन हो जाएंगे, गुप्त। कौन हो जाएंगे, गुप्त। फिर ये गुप्त किसमें बैठ जाएंगे, सेंटर आ जाएंगे। जब गुप्त सेंटर आ जाएंगे, किसको हराएंगे, शक और हुन। शक कहां बैठेंगे, तो शक बच्चों गुजरात में बैठते हैं, राजस्थान के कुछ हिस्से और गुजरात में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, देखो कैसे, ऐसा क्यों होता है, देखिएगा यहीं पे बताते हैं। देखो ऐसा समझो बच्चों, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना। आप एक राजा हो और आप कब्जा करना चाह रहे हो किसी जगह पे, वैसे रह के सोचना। कुषाण यहां से एंट्री लेके बीच के सम्मेलन उन लोग इसको संभालने लगे। कौन लोग, कुषाण लोग। तो किनारे किनारे वाले जगह को कौन संभालेगा,
जहां तक शक पहुंच जाता था तो किनारे किनारे जगह पे कौन पहुंच गए? शक पहुंच गए। कौन पहुंच गए? शक। लेकिन हूण को एंट्री ही नहीं दे रहे थे। जब शक को समाप्त करते हैं विक्रमादित्य द्वितीय चंद्र, आपका पढ़ोगे, जब आप आगे पढ़ोगे, विक्रमादित्य रहते हैं रामगुप्त का भाई, ठीक है, विक्रमादित्य रहता है, वो किसको हराता है? शकों को हराता है। शकों को हरा के सकारी की उपाधि धारण करता है और शक को समाप्त करता है। धीरे से शक के बाद गुप्त वंश में ही एक राजा होते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हूण को हरा देते हैं। तो हूण को कौन हराता है? स्कंदगुप्त। और शकों को कौन हराता है? विक्रमादित्य। समझ आए क्या बोलना चाह रहा हूं? और फिर गुप्त वंश ऐसे चलता रहता है। फिर अचानक से क्या होगा? गुप्त फिर टूटेगा, और गुप्त टूटेगा तो फिर आएगा गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल आएगा? गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल जब आएगा तो बच्चों हम कम से कम इसकी 7 ब्रांच पढ़ेंगे, 7 ब्रांच पढ़ेंगे। और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले पूरी लड़ाई होती थी मगध को लेके। किसको लेके लड़ाई होती थी? मगध को लेके। धीरे से ये लड़ाई का एरिया शिफ्ट हो जाएगा। अब मगध की जगह कंबोज मुख्य स्थान हो जाएगा। मगध के बाद कौन हो जाएगा? कंबोज। और मध्य जब मध्यकाल चालू होगा तो ना तो मगध रहेगा ना तो कंबोज रहेगा, उसके ऊपर का स्थान हो जाएगा दिल्ली। पहले मगध, फिर कंबोज, फिर दिल्ली। ये ऐसा इतिहास रहा है। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, तो आज जो मैं क्लास बताया हूं, आज क्लास में कुछ आपको नहीं लिखा है, कुछ फैक्ट नहीं बताऊं, आज पूरी स्टोरी लाइन को लिंक किया हूं और कैसे क्या होने वाला है पूरे पिक्चर की आउटलाइन बताई गई है। ये वैसी क्लास है जैसा इतिहास की पहली क्लास थी। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों इस चीज को आप 2 पेज में प्रॉपर बना के उस किताब में अटैच कर लेंगे। ये कंसेप्ट है, ये अवधारणात्मक समझ है। ये किताब में मैं चाह के भी नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं समझा सकता हूं, बस समझ रहे हो आप? समझा सकता हूं। ये मेरी समझ है इतिहास को पढ़ने का, जो मेरी समझ थी वो मैं आपको सरल करके बता दिया। ठीक है, इसी तरीके का चीज होगा आगे। अब क्या करना है? अब हर एक राजा के अंदर की चीज पढ़नी है। तो देखो, अभी जो हमारा अगला जो सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है वो नंद वंश खत्म हो जाएगा। नंद वंश खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण, और पढ़ेंगे क्या? सिकंदर के भारत में आक्रमण के कारण और सिकंदर का भारत में आक्रमण का प्रभाव। जब प्रभाव पढ़ोगे ना आप तो अपने आप समझ में आएगा कि भारत में क्या क्या चीजों का विकास होगा। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो हम कल से पढ़ेंगे मौर्य वंश, लेकिन आप लोगों का 2 चीज का होमवर्क रहेगा। ईरानी आक्रमण के अंदर क्या है वो पढ़ के आएंगे, और दूसरा क्या पढ़ के आएंगे? सिकंदर के भारत में युद्ध के कारण और भारत में उसका प्रभाव। आपकी बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, रट लेना एकदम। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। एक काम करो बच्चों, ये तो मैं भेजूंगा ही, बाकी फोटो खींच लो फटाफट। फोटो खींच लो, जिसको ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए किसी का भी। जल्दी जल्दी करना ना।